हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। इस बार मैंने स्क्रीन को थोड़ा स्टार्ट कर दिया है दोस्तों। आपसे हम ऐसे ही पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, तो सर आज की क्लास के अंदर हमें मेनली क्या करना है। आज की क्लास के अंदर दोस्तों हमें करना है कि कैसे हम मीन मीडियन मोड कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। आज हमारी क्लास नंबर बताओ कौन सी है। आज हमारी क्लास नंबर 14 है और हमने नया चैप्टर स्टार्ट करा था पिछली क्लास में, आपको याद हो तो। और मैंने उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे आपको, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया था, बहुत अच्छे से चीजों को समझाया था। तो सर वैसे ही कॉन्सेप्ट को सीखते हुए आगे बढ़ते हैं और आज हम सीखेंगे कुछ फ्लोइंग पॉइंट। तो साथ साथ मेरे साथ साथ लिखिए दोस्तों, मेरे साथ साथ लिखेंगे दोस्तों, द फ्लोइंग आर द important for the flowing are the important measure of central tendency, दोस्तों ये वहीं से स्टार्ट करना है जहां से हमने पिछली क्लास में छोड़ा था। मैं आपको दिखा देता हूं। सर हमने पिछली क्लास में ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरेजिंग सीखा था कि ऑब्जेक्टिव क्या है, तो उसी के नीचे से स्टार्ट करना है। द फ्लोइंग आर द इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी which are generally used in business, सर काफी बड़ा चैप्टर है, बहुत सारी चीजें सीखने को है यहाँ पर, ठीक है। तो आराम से सीखना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है, क्योंकि अब है क्वेश्चन भी और अब आपको होमवर्क भी ज्यादा मिलेगा दोस्तों। ये बात आप ध्यान रखना, होमवर्क भी इस बार ज्यादा मिलेगा दोस्तों। अच्छा, तो सर मैं कुछ पॉइंट लिखता हूं। वो कह रहा है कि देखो हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब सिंगल एवरेज वैल्यू, एक वैल्यू जो पूरे मास ऑफ डाटा को क्या कर दे, रिप्रेजेंट कर दे दोस्तों। एक वैल्यू जो पूरे मास ऑफ डाटा को रिप्रेजेंट कर दे, उसी को कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। और सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करने के लिए हमारे पास क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट मेजरमेंट है। अर्थमेटिक, देखो बहुत अलग अलग तरीके से हम मेजरमेंट कर सकते हैं। पहला अर्थमेटिक मीन, दोस्तों पहला तरीका हो गया अर्थमेटिक मीन। दूसरा तरीका हमारे पास, साथ साथ लिखेंगे मेरे साथ, मीडियन। तीसरा तरीका हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, एक क्वेश्चन पक्का आता है इसके अंदर से और एमसीक्यू बहुत सारे आते हैं। मेनली क्वेश्चन तो एक आएगा ही आएगा, साथ में एमसीक्यू भी आएगा, ज्योमेट्रिक मीन। कॉन्सेप्ट वाइज भी चलना है हमें और साथ में प्रैक्टिकल्स, साथ में हमें क्वेश्चन भी करने हैं। हार्मोनिक मीन। दोस्तों ये 5 टॉपिक जब हम कंप्लीट कर लेंगे अपने, तो इस 5 टॉपिक के बाद हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी खत्म हो जाएगा। फिर हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा मेजर ऑफ डिस्पर्जन, ठीक है। तो हमें 5 टॉपिक स्टार्ट करना है। तो आज की 5 टॉपिक का इसको मैं थोड़ा डीपली एनालाइज करता हूं। सर जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सर जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हुआ वो 2 भागों में, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है सर वो 2 भागों में डिवाइड है। साथ साथ लिखेंगे, साथ साथ। जब मैं आपको कहूं ना रुक जाओ तब रुक जाएंगे, अभी साथ साथ चलेंगे मेरे साथ साथ। ठीक है दोस्तों, पहले का नाम लिखना पोजिशनल मेजर, दूसरा आप लिखेंगे मैथमेटिकल मेजर। थोड़ा मैं हट जाता हूं, मैथमेटिकल मेजर। सर 2 तरीके से मेजर करा जा सकता है, एक पोजिशनल मेजर, एक मैथमेटिकल मेजर। अगर हमें पोजिशनल मेजर करना है तो हमें 2 चीजें फाइंड आउट करनी होती है, जिसका नाम होता है सर
पोजिशनल मेजर में दो चीजें फाइंड आउट करनी हो हमें, और मैथमेटिकल मेजर्स हम तीन चीजों से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मेजरमेंट भी कितनी चीजों से हो सकता है? दो चीजों से, एक पोजिशनल मेजर और एक मैथमेटिकल मेजर। पोजिशनल मेजर में दो चीजों से हम फाइंड कर सकते हैं पोजिशनल मेजरमेंट। पहले का नाम हमारा है मीडियन और दूसरा हमारा है मोड। अच्छा, इसको तीन चीजों से कर सकते हैं, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। अर्थमेटिक मीन दोस्तों, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, एम, जीएम और एचएम लिख देता हूं उसकी जगह पर मैं। अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। तो जीएम भी आपने पढ़ा होगा, एचएम आपने नहीं पढ़ा था, जो आज इस कॉन्सेप्ट में, इस क्लास में, आगे आने वाली क्लासेस में हम सीखने जा रहे हैं एचएम के बारे में भी। तो मेजरमेंट कितने तरीके से है? दो तरीके का, एक है पोजिशनल मेजर और एक है मैथमेटिकल मेजर। अब पोजिशनल मेजर दो तरीके से हो सकता है, मीडियन और मोड। जो निकलता है मीडियन और जो मोड निकालेंगे वो एक पोजिशनल मेजर है। एएम, जीएम और एचएम निकालेंगे वो एक मैथमेटिकल मेजर है। ठीक है दोस्तों, आओ आज की क्लास के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना अर्थमेटिकल मेजर, अर्थमेटिकल मीन सॉरी। तो हमें जो सीखना है वो है अर्थमेटिक मीन। तो सर आज की क्लास में हम अर्थमेटिक मीन सीखने जा रहे हैं और स्टार्ट करेंगे अपना प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से। क्वेश्चंस हैंड डालेंगे अर्थमेटिक मीन, हैंड डालेंगे दोस्तों अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन आपके पास हेडिंग हो गई। अब इसके अंदर थोड़े लिख लेते हैं, अर्थमेटिक मीन साथ साथ लिखेंगे दोस्तों। अर्थमेटिक मीन इज अ एवरेज ऑफ entire data, एवरेज ऑफ एंटायर डाटा। तो सर अर्थमेटिक मीन होता है एवरेज पूरे डाटा का। अर्थमेटिक मीन मीन्स एम इज डिनोटेड बाय, ध्यान से देख लो कैसे डिनोट करेंगे। एक्स के ऊपर बार, बड़ा एक्स उसके बाद देखेंगे। इट इज अ मैथमेटिकल मेजर, ये क्या होता है? मैथमेटिकल मेजर है। मैथमेटिकल मेजर, इट इज अ मैथमेटिकल मेजर दोस्तों। और इट इज कैलकुलेटेड by different method, it is calculated by different method। दोस्तों ये हो गया एम। एम के ऊपर मैंने बात समझाई कि ये जो कैलकुलेट होता है वो डिफरेंट मेथड पे कैलकुलेट होगा, है ना? यहां समझ में आ गया आपको? दूसरी बात ध्यान समझना, सर एम क्या होता है? एम होता है एवरेज होता है कि एक एंटायर डाटा का, पर वो एवरेज कुछ बताता है। क्या बताता है मैं आपको समझाऊंगा। एम इज डिनोटेड बाय, एक्स के ऊपर एक बार लगा दिया, ये आपको पता है मीन जिसे बोलते हैं हम। अर्थमेटिक मीन क्या है? एक तरीके का मीन ही है। एक मैथमेटिकल मेजर है जो कि कैलकुलेट करा जा सकता है डिफरेंट मेथड से। और वो डिफरेंट मेथड क्या है उसको सीखने के लिए मेथड जो है वो दो तीन तरीके के हैं। एक है डायरेक्ट मेथड, एक है शॉर्टकट मेथड या इनडायरेक्ट मेथड बोल सकते हो, और एक है स्टेप डिवीजन मेथड। तो मेथड्स क्या और कौन कौन से हैं? मेथड्स कौन कौन से हैं दोस्तों? डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड, इसको हम प्यार से शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं। इनडायरेक्ट मेथड फेमस शॉर्टकट मेथड होता है। इनडायरेक्ट मेथड जिसको हम क्या बोलते हैं? शॉर्टकट मेथड, इसको हम शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं। अच्छा, और दूसरा है, तीसरा मेथड इसको बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। अच्छे समझना है, प्यार से नोट्स बनाने हैं, ढंग से बनाने हैं, सब कुछ चीजें बाद में रिवीजन करने को काम में आएगा।
डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डिवीजन मेथड। मतलब डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट को क्या बोलते हैं, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डिवीजन। 3 मेथड होते हैं दोस्तों हमारे पास। सबसे पहले एम को समझने के लिए पहले हमें सीरीज समझना जरूरी है। फर्स्टली वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग्स ऑफ सीरीज, टाइप्स ऑफ सीरीज एंड देयर मीनिंग। हेडिंग बनाएंगे एम को, मैं अभी स्टार्ट करेंगे उससे पहले हम क्या करना है, फर्स्टली we have to understand, firstly we have to understand the different types of series, different types of series, different types of series। तो हम क्या अंडरस्टैंड कर रहे हैं दोस्तों, सबसे पहले हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि अलग अलग टाइप्स की सीरीज क्या होती है, मतलब उनका काम क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरीज, है ना। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको 3 तरीके बता देता हूं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरीज कौन कौन सी है। एक आपके पास सिंपल इंडिविजुअल सीरीज होती है, दूसरी आपके पास होती है बताओ डिस्क्रीट सीरीज, एक आपके पास इंडिविजुअल सीरीज, दूसरी आपके पास डिस्क्रीट सीरीज और तीसरी होती है कंटिन्यूस सीरीज, है ना। 3 तरीके की सीरीज होती है, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। इन्हीं को समझाना चाहता हूं मैं आपको। सबसे पहले सीरीज का नाम मैंने क्या लिखा, इंडिविजुअल सीरीज, आप भी लिखे इंडिविजुअल सीरीज। फिर दोस्तों डिस्क्रीट सीरीज, और ये जो हर सीरीज है सब में पढ़नी है कंटिन्यूस सीरीज। तो क्योंकि हमें सब जगह यही सीरीज के बारे में समझना है, तो पहले इसी का मतलब सीख लेते हैं कि सीरीज है क्या, कैसे कैसे काम होता है सीरीज का। ठीक है, देखो हमें जब भी मीन पढ़ेंगे, चाहे मीडियन पढ़ेंगे, चाहे मोड पढ़ेंगे, हमें ये सीरीज हर एक तरीके से सीरीज, हर सीरीज के अकॉर्डिंग पढ़ना है, मीन, मीडियन, मोड। तो क्यों ना पहले यही जान ले कि ये सीरीज क्या कहलाती है, ये होता क्या है, कैसे कैसे इनका वर्क होता है सीरीजों का। ठीक है, अब जरा ध्यान समझे, अब आपको लिखना नहीं है, आपको सामने देखना और मेरी बातों को सुनना ध्यान से। दोस्तों मैंने कहा एक स्टूडेंट है, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट कहा, मैंने कहा भाई मेरे पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मैंने उनका मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स लिखा, मैंने एग्जाम्पल बनाया, एग्जाम्पल के साथ मैं आपको चीजों को समझाता हूं। मैंने कहा मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, मार्क्स ऑफ 15 स्टूडेंट, 15 स्टूडेंट के मार्क्स मैं आपको बता रहा हूं। एक के मार्क्स है 45, 35, 25, 40, 60, 25, 45, 70, 80, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 6 8 9 10 और 90। सर 15 नहीं 20 स्टूडेंट के मार्क्स है, आप भी लिखेंगे मैं सर 20 स्टूडेंट के मार्क्स है। ठीक है, और मैं आपको बता देता हूँ कौन सा है, 90 है एक स्टूडेंट, और एक क्या आ रहे हैं 40 आ रहे हैं, फिर 40 आ गए सर, 60 आ गए, 65 आए सर, 45 आ गए, फिर दोबारा 70 आए, 80, 70 और 90। सर ये 20 स्टूडेंट के मार्क्स मैंने आपको अलग से दे दिए, मतलब मेरे कितने स्टूडेंट है, 20 स्टूडेंट्स है, और 20 स्टूडेंट के मार्क्स मैंने आपको दे दिए कि ऐसे ऐसे मार्क्स आए हुए। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। ठीक है सर, अब डिस्क्रीट इंडिविजुअल सीरीज का मतलब यह है कि दोस्तों कि जब भी हम किसी भी डाटा, मैंने क्या डाटा बताया अभी, मार्क्स ऑफ 20 स्टूडेंट, मैंने कहा मार्क्स ऑफ 20 स्टूडेंट मैंने सारा फैलाकर दे दिया। मैंने कहा इस बच्चे की ये नंबर है, 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 और ऐसे ऐसे करके मैंने 20 बच्चों के आपको सबके नंबर बता दिए। पर डिस्क्रीट सीरीज एक पे काम करती है। डिस्क्रीट सीरीज कहती है कि दोस्तों आप मुझे बताओ, डिस्क्रीट सीरीज क्या कहती है, कहती है आपको ना डिस्क्रीट सीरीज का है कि भाई ये हो गया मार्क्स, ये हो गया क्या मार्क्स। इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में फर्क क्या है, इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में फर्क यह है कि ये जो डाटा है, डाटा को छोटा बना देता है, ये होगी फ्रीक्वेंसी। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि है क्या एक्चुअल में। तो डिस्क्रीट और इंडिविजुअल में डिफरेंस यही है
कि इंडिविजुअल आपको हर एक इंडिविजुअल, हर एक पर्सन के मार्क्स को डिनोट करता है, पर डिस्क्रीट सीरीज इस सीरीज को थोड़ा छोटा कर देता है और कहता है कि वो स्टूडेंट जिसके 45 नंबर है वो आप बताओ। हमने कहा 45 नंबर वाले बच्चे एक ये रहा, 2 3, तो उसने कहा भाई 45 मार्क्स लाने वाले बच्चे 3 हैं। अब इधर 3 अलग 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 तरीके से लिखा था, देख रहे हो आप। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझने लायक बात है कि इधर तीनों बच्चों के अलग अलग नंबर दिए थे, पर इसने क्या कहा, इसने कहा कि 45 मार्क्स लाने वाले 3 बच्चे हैं। अच्छा, फिर ये कहता है दोस्तों 35 मार्क्स लाने वाले कितने बच्चे हैं? मैंने कहा 35 वाला एक हो गया और कोई भी नहीं है, एक बच्चा। 25 मार्क्स लाने वाले बच्चे कितने हैं? 25 एक हो गया, 2 और 2, तो मैंने कहा 25 लाने वाले बच्चे 2 है। अच्छा, 40 मार्क्स लाने वाले बच्चे कितने हैं? 40 मार्क्स, ध्यान सुनना, 1 और यहां पर 2 3 बच्चे। 40 नंबर लाने वाले 3। 60 नंबर लाने वाले बच्चे 1 2 स्टूडेंट 60 नंबर लाते हैं। फिर 70 लाने वाले बच्चे कितने हैं? 70, 1 हो गया, 2 हो गए और 3 हो गए, 3 बच्चे 70 लाते हैं। और 80 मार्क्स लाने वाले बच्चे 1 2, तो 80 मार्क्स लाने वाले बच्चे 2 है। और दोस्तों 90 मार्क्स लाने वाले बच्चे कितने हैं? 90, 1 2 3 बच्चे 90 नंबर लाने वाले हैं। और 65 लाने वाले बच्चे कितने हैं? हाँ, इसको आगे पीछे कर लेना दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक यह है जो 65 नंबर लाता है। अब इन सबका टोटल क्या आना चाहिए? वही 20 स्टूडेंट्स, और ये हो गए मार्क्स। अब आप दोनों का डिफरेंस समझ में आ रहा है, क्या है इंडिविजुअल और क्या है डिस्क्रीट। इंडिविजुअल में 20 बच्चों के अलग से नंबर देंगे, सब बच्चों के अलग अलग नंबर दिया जाएगा, पर डिस्क्रीट में कहेंगे सबके अलग अलग नहीं बताएंगे, कहेंगे सेम नंबर वाले बच्चे इधर आ जाओ। अब कॉन्टिन्यूअस में क्या डिफरेंस होता है? कॉन्टिन्यूअस में भी ऐसे होता है। कॉन्टिन्यूअस को, सिंपल सीरीज को देखो, अगर मैंने कहा ये बच्चे 20 स्टूडेंट है, मान लो 20 की जगह 200 से दोस्तों, तो हम तो पागल हो जाते हैं इंडिविजुअल सीरीज से करके, हम तो एक एक का देखना पड़ता। तो डिस्क्रीट सीरीज जब बनाया गया तो इंडिविजुअल सीरीज की डिसएडवांटेज को ध्यान में रखते हुए बनाया गया। कहा कि अगर 20 से 200 स्टूडेंट होते और उनके मार्क्स इवन होते तो भाई हम तो पागल हो जाते, क्योंकि 45 लाने वाले बच्चे क्या पता 50 हो और 50 को अलग से लिखना पड़ता, ये होता है इंडिविजुअल सीरीज। पर 45 लाने वाले अगर 50 है तो 45 लाने वाले बच्चे 50 ऐसे लिख देते, पर इंडिविजुअल सीरीज में 45 लाने वाले बच्चे को पूरा 45 50 बार लिखना पड़ता। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। अब सोचो अगर ये 200 ना होकर, पहले 20 से मैंने कहा 200 हो गया, अगर मैंने कहा 200 ना होकर ये होता है 20,000, तो भैया फिर तो खत्म ही थे, फिर तो बस कर ही लेते स्टैटिस्टिक्स। इसलिए कहा कि भाई डिस्क्रीट सीरीज में भी कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज ये है कि ये भी हैवी डाटा को नहीं रिकॉग्नाइज कर पाएगा इतनी आसानी से जितनी आसानी से कॉन्टिन्यूअस बनाया गया। तो इंडिविजुअल सीरीज का डिसएडवांटेज था ये हर एक डाटा को अलग से प्रेजेंट करके दिखाता है। डिस्क्रीट कहता है कि सिमिलर नेचर ऑफ डाटा को प्रेजेंट करके दिखाता है। 45 नंबर लाने वाले बच्चे 3 हैं ऐसे, ठीक है। अब ये क्या होता है, क्या कहता है, ये कहता है देखो भाई वो स्टूडेंट जो 0 से 10 नंबर ला रहे हैं, वो स्टूडेंट जो 0 से 10 नंबर ला रहे हैं वो बताओ कितने जने हैं। इसने क्या करा, 10 का स्लैब बनाया। 0 से 10 नंबर लाने वाले बच्चे कोई भी नहीं है। इसने कहा वो स्टूडेंट जो 10 से 20 नंबर लाते हैं, 20 इधर इंक्लूड नहीं है, मैंने आपको सीरीज का बताया था एक्सक्लूड होता है इधर। ये कितने बच्चे? इसने कहा 0, ये भी कोई नहीं है। हमने कहा वो स्टूडेंट जो 20 से 30 नंबर के बीच में ला रहे हैं। अच्छा 20 इंक्लूड है पर 30 इंक्लूड नहीं है, तो देखो 35 क्या आएगा? नहीं आएगा। 25 आएगा? हाँ, 2 बच्चे हैं। तो देखो 25 वाले कितने हैं? 1 और ये 2, ठीक है। अच्छा 30 से 40 लाने वाले बच्चे कितने हैं? 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100, 90 लास्ट में आएगा। तो
आप देखो हमने क्या क्या कर दिया, हमने कहा जो 20 से 30 से 40 नंबर डालने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको इकट्ठा ले लो, तो 30 31 32 33 34 करके पूरे 39 तक सारे बच्चे एक ही स्लैब में आ जाएंगे। जबकि डिस्क्रीट सीरीज इन सारे मार्क्स को अलग अलग दिखाता है। डिस्क्रीट सीरीज क्या था, मान लो मैंने कहा कि दोस्तों, मैंने कहा इन दोनों में डिफरेंस मैं आपको बताता हूं। मैंने कहा 2 बच्चे ऐसे हैं जो 31 नंबर ला रहे हैं, 4 बच्चे ऐसे हैं जो 35 नंबर ला रहे हैं, और 5 बच्चे ऐसे हैं जो 39 नंबर ला रहे हैं। तो टोटल कितने बच्चे हो गए, 5 6 5 9 और 10 11 बच्चे। टोटल कितने बच्चे हो गए दोस्तों, 11। अब देखो इंडिविजुअल सीरीज करेगा, इन 11 को अलग अलग तरीके से डालेगा, सबके नाम लेगा। 2 को 31 बार लिखेगा, 4 को 35 बार लिखेगा और 5 को 39 बार लिखेगा। डिस्क्रीट सीरीज क्या करेगा, कहेगा भाई 3 नंबर बनाएगा। पहला नंबर कहेगा भाई 31 35 और 39, 3 नंबर बनाया और उनका नंबर लिया 2 4 5, ठीक है, ये करेगा। तो 39 35 और 39 ये 3 की सीरीज बनाएगा, है ना, मार्क्स की। और ये क्या करेगा, 11 बार लिखेगा इनके मार्क्स को। और ये क्या करेगा, ये होता क्या करेगा, ये कहेगा भैया 30 से 40 के बीच नंबर लाने वाले बच्चे 9, ये एक सीरीज। देख रहे हो आप, चीजें पहले 11 हो रही है, फिर 3 में आई और फिर अब कितने में आ गई, 1 में। तो कंटिन्यूस सीरीज सबसे बेस्ट है एंटायर। अगर डाटा बहुत सारा है और हमें प्रेजेंट करना है टेबल में, तो हमें हमेशा कंटिन्यूस सीरीज की मदद लेनी चाहिए। बट अभी मैं बात कर रहा हूं सिर्फ 30 से 40। अब 30 से 40 में भाई 30 से 40 में 35 आया, 40 नहीं आया, 30 से 40 में 35 आ गया, तो एक ही बच्चा है बस। और 40 से 50 में देखना, 40 से 50 में 40 भी आता है और 45 भी आता है। तो 3 यहाँ हो गए, 2 3 यहाँ हो गए, 6 हो गए। देख रहे हो आप, 6 नंबर जहां यहाँ पर 2 अलग अलग डाला था वहां पर अब एक ही में आ गया। यही बात होती है डिस्क्रीट, इंडिविजुअल और कंटिन्यूस में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये समझने लायक कि इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है, डिस्क्रीट क्या होती है और कंटिन्यूस क्या होता है। आगे बढ़ लेते हैं। हमने कहा दोस्तों 50 से 60 नंबर लाने वाले, 50 से 60 के बीच में कोई भी स्टूडेंट नहीं है, 45 है। 50 से 60 में नहीं आ गया, इसमें 0 है क्योंकि 60 इस वाले में आएगा। 60 70 में 2 स्टूडेंट है, 60 70 में, और 70 से 80 में है 3 स्टूडेंट, 80 से 90 में है 2 स्टूडेंट, और 90 से अच्छा 65 भी तो आना था, 60 से 70 में 65 ये भी है, 60 70 में 65 3 स्टूडेंट है, और यहाँ पर 90 से 100 में 90 वाले 3 स्टूडेंट है। तो आप जब टोटल करेंगे ये भी क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। बट हमने क्या करा, हमने कहा वो स्टूडेंट जो 40 45 मतलब 20 और 30 के बीच में होगा वो अलग अलग ना नहीं, क्या करेंगे, एक ही में डाल देंगे। ये कॉन्टिन्यूस डिस्क्रीट को और आसान, डाटा को और आसान तरीके से बताता है दोस्तों। क्या आपका बात समझ में आया? क्या दोस्तों मेरी बात आपको समझ में आ रही है बहुत अच्छे से, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको? जी सर, आपकी बात हमें बहुत अच्छे समझ में आ रही है दोस्त। सर आपने हमें इंडिविजुअल का मतलब बता दिया, डिस्क्रीट का मतलब बता दिया, कंटिन्यूस का मतलब बता दिया। अब हम इंडिविजुअल सीरीज में, आप समझना क्या बता रहा हूँ। अब मैं इंडिविजुअल सीरीज के अंदर मीन निकालूंगा तीनों मेथड से, डिस्क्रीट सीरीज के अंदर मीन निकालूंगा तीनों मेथड से, 6 हो गए, और कंटिन्यूस सीरीज के अंदर मीन निकालूंगा तीनों मेथड से, 9 हो गए। जब हमारा 9 मेथड खत्म होंगे तब हमारा मीन खत्म होगा, ये समझाना चाह रहा हूं मैं आपको। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया दोस्तों इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है, डिस्क्रीट क्या होती है, कंटिन्यूस क्या होती है, और डिस्क्रीट सीरीज का फ्रीक्वेंसी टोटल आएगा इसके बराबर। आ रहा समझ में? ठीक है दोस्तों, तो यहां पर हमने चीजों का मतलब समझ लिया। अब हम मेन स्टार्ट करने जा रहे हैं, और मेन से आगे हर एक सीरीज का कितने मेथड बताए थे मैंने, 3 मेथड है। तो तीनों मेथड से हमें काम करना है। पहला हमारा है अर्थमेटिक मीन, हमने स्टार्ट करा एएम, और एएम जो स्टार्ट करा मीन निकालना, वो किस सीरीज से है, इंडिविजुअल सीरीज से। इंडिविजुअल सीरीज का मतलब क्या है, इंडिविजुअल सीरीज का मैंने अभी बताया आपको। इंडिविजुअल सीरीज का मतलब है कि आपने हर एक डाटा को अलग से प्रेजेंट करके दिखाया है। अगर 10 बच्चे हैं तो 10 का डाटा होगा, अगर 20 बच्चे हैं तो 20 का डाटा होगा हर एक। अगर 45 वाले 5 बच्चे तो 45 45 45 45 5 बार लिखा होगा, ठीक है सर। इसके अंदर सबसे पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड। क्या पहला मेथड है, डायरेक्ट मेथड। इंडिविजुअल सीरीज के अंदर कौन सा मेथड, कितने मेथड है, 3 मेथड हर एक सीरीज के अंदर। पहला मेथड डायरेक्ट मेथड। सर अभी मैं सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज की बात कर रहा हूं, डायरेक्ट मेथड की। अच्छा, मैं एग्जांपल देकर आपको चीजों को समझाता हूं। फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर समझते हैं कि फॉर्मूला ये बनाया कैसे गया है। मीन इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन में n, वेयर ये हो गया मीन, सिग्मा x हो गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन,
और n का मतलब हो गया नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। n का मतलब हो गया नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये फॉर्मूला बना। अब फॉर्मूला कैसे बना उसको समझने के लिए हमें एक एग्जांपल को समझना पड़ेगा। सर फॉर्मूला समझ लो, कितने फॉर्मूला रटोगे सर, समझो कि फॉर्मूला बनाया कैसे गया है दोस्तों। तो फॉर्मूला बनाने के लिए आपको एग्जांपल देना का मैंने कहा स्टूडेंट्स के मार्क्स है, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है दोस्तों। मैंने कहा मार्क्स जो है स्टूडेंट के वो 70 है, 75 है, 40 है, 45 है, 80 है, ठीक है, यही मार्क्स है। तो मैंने कहा 5 स्टूडेंट है, 5 स्टूडेंट के मार्क्स ये रहे, ये ठीक है दोस्तों। 5 स्टूडेंट नहीं, स्टूडेंट ऑफ मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, मार्क्स ऑफ मिस्टर ए, ऐसे लिख लो, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इन 5 सब्जेक्ट। एक स्टूडेंट के मार्क्स है 5 सब्जेक्ट के, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इन 5 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट के मैंने मार्क्स आपको दे दिए, ये रहे। मान लेते हैं ये मैथ है, ये अकाउंट्स है, ये आपके पास लॉ हो गया, ये आपके पास स्टैट्स हो गया, अलग अलग मान लेते हैं, और ये आपके पास इको हो गया, ठीक है, अलग अलग मान लिया, ठीक है दोस्तों। अब हमें क्या करना है, मीन निकालना है। तो सर मीन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ध्यान से समझना, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको मीन निकालना है तो मीन का मतलब मैंने आपको बताया एवरेज होता है। एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज कैसे निकालते हैं सर, एवरेज निकालने के लिए हमने बहुत बार सीखा, हम सारी चीजों को, ऑब्जर्वेशन को ऐड कर देंगे, सब ऑब्जर्वेशन को क्या कर देंगे दोस्तों, ऐड कर देंगे। और जब हम सारे ऑब्जर्वेशन को ऐड कर देंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने हैं 5। यहां समझ में आया, ठीक है सर, समझने लायक कुछ था ही नहीं, हमें पहले ही आता था, ठीक है सर। जो मैं समझाना चाहता हूं वो इसके बाद है दोस्तों, जो मैं समझाना चाहता हूं उसके बाद है, पहले इसको देख लेते हैं कितना आया है। 70 प्लस 75 प्लस 40 प्लस 45 प्लस 80, या 310 डिवाइडेड बाई 5 या है 62। मीन कितना आ गया दोस्तों, 62। हाँ 62। सर ये 62 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सर मीन निकालने के लिए हमें क्या निकालना है, एवरेज। और एवरेज कैसे निकलता है दोस्तों, एवरेज निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। देखो ये हमारा होता है एक्स, ये क्या होता है दोस्तों, एक्स होता है। तो एक्स का क्या करना है, सिग्मा, और सिग्मा मतलब होता है दोस्तों सम। सिग्मा मतलब क्या होता है दोस्तों, सम होता है। और सम किसका करना है, एक्स, जितने भी एक्स में नंबर्स है उनका सम करना है, डिवाइडेड बाय एन। और ये नंबर क्या है, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। ध्यान समझना, ये 62 क्या करने की कोशिश कर रहा है, एवरेज तक तो सबको आता है, एवरेज तक कि भाई मीन एवरेज होता है, 62 क्या कर रहा है, ये कहता है मीन 62 आ गया, तो इसका मतलब है कि ये स्टूडेंट हर एक सब्जेक्ट में 62 ला सकता है। ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि 62 से ज्यादा आ जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि 62 से कम आ जाए। भाई 62 से ज्यादा भी आ जाए, कम भी आ जाए। 62 क्या कहता है, ध्यान समझना दोस्तों। भाई ये स्टूडेंट हर एक सब्जेक्ट में 62 मार्क्स ला सकता है। कभी ऐसा हो जाएगा कि 62 से ज्यादा आ जाएंगे किसी सब्जेक्ट में, कभी ऐसा हो जाएगा 62 से कम आ जाएंगे। इसका मतलब ये क्या है, ऑन एन एवरेज
ऑन एन एवरेज ये स्टूडेंट एक सब्जेक्ट में 62 ला सकता है। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि वो कितना लाया। सर जब हम डिपेंड करता है कितना लाया, 62 ला सकता है 62, तो लाया कितना 70, तो ज्यादा भी ला सकता है या कम भी ला सकता है। इसी को कहते हैं बेटा मीन। मीन कहता है दोस्तों कि एक स्टूडेंट ऑन एन एवरेज कितने मार्क्स ला सकता है। भाई 62 ला सकता है, हमने कहा लाएगा नहीं बोला मैंने, कितने ला सकता है, मतलब इसका ये एस्टिमेशन है कि भाई 62 भी ला सकता है, उससे ज्यादा भी आ सकता है, उससे कम भी आ सकता है। ऑन एन एवरेज 62 लाया है हर एक सब्जेक्ट के अंदर, ये हमने मान लिया। तो अगर मैं कहूं कि ये बच्चा, ये स्टूडेंट जो मैंने बताया 5 सब्जेक्ट में कितनी परसेंटेज लेकर आया, आपने परसेंटेज कैलकुलेट करा, 62% आएगी। 62% जो आपकी परसेंटेज आती थी आपके 5 सब्जेक्ट की बोर्ड में, वो उसका मतलब क्या होता था दोस्तों? उसका मतलब होता था कि आप 62% ला सकते हो हर एक सब्जेक्ट के अंदर। पर ऐसा होता है कि आप हर सब्जेक्ट, किसी में ज्यादा आ जाते हैं किसी में, तो 62 क्या है? आपकी एवरेज परफॉर्मेंस, वो एवरेज परफॉर्मेंस बताती है मीन। तो आपके जो 5 मार्क्स है, ध्यान समझना, आपके जो 5 मार्क्स है वो 5 मार्क्स का एक एवरेज सिंगल वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है 62। आपने कहा कि भाई, अब आप बताओगे कि भाई आपके बोर्ड परीक्षा में कितने मार्क्स आए थे, आपने कहा भाई 62% आए थे, तो वो बंदा क्या सोचेगा? तो सर ऑन एन एवरेज आपकी जो परफॉर्मेंस रहेगी वो क्या रहेगी? वो 62 रहेगी। तो कोई भी पर्सन आपका, जब आप अपने किसी दूसरे पर्सन को अपने मार्क्स बताते हो, मान लो ये स्टूडेंट अपने मार्क्स बता रहा है 62%, तो अगर ये मुझे बताता है तो मैं मानूंगा कि ये स्टूडेंट हर एक मार्क्स में 62 ला सकता था। लाया कितना वो अलग बात है, इसके बाद क्या होगा वो अलग चीज है। ठीक है, तो 62% ला सकता था, लाया 70, कितने में चेंज आया, कितने ज्यादा लेके आया? चलो ज्यादा लाया कम लाया, इसको कहते हैं वेरिएंस, इसको कहते हैं वेरिएंस, और इसके लिए फाइंड करना होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो वहां जाके डीपली मैं समझाऊंगा आपको मेजर ऑफ डिस्पर्जन अगले चैप्टर के अंदर कि स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस, इसी को कहते हैं वेरिएंस। कि भाई 62 नंबर ला सकता था, लाया कितना ज्यादा लाया, कितना ज्यादा लाया 8 नंबर ज्यादा लाया, इज कॉल्ड वेरिएंस। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? तो अगर आपको किसी भी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस या एवरेज परफॉर्मेंस जाननी है तो आप उसका क्या निकाल लो, मीन निकाल लो, तो एवरेज परफॉर्मेंस आपको मिल जाएगी। तो ये स्टूडेंट हर एक सब्जेक्ट में 62 ला सकता था। ऐसा भी हो सकता है कि 62 से ज्यादा लिया है, ऐसा भी हो सकता है 62 से कम आ जाए, इसको कहते हैं दोस्तों मीन। आ रहा समझ में? तो ये तो बात हो रही है मीन फॉर इंडिविजुअल सीरीज। मीन किसकी बात हो रही है दोस्तों? इंडिविजुअल सीरीज की बात हो रही है। तो दोस्तों हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, एक एक्सरसाइज प्रॉब्लम का, जो अभी तक हमने सीखा। देखो एक्सरसाइज प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और मैंने इसके लिए एक अलग ही एक सीट निकाल दी जिसमें हम सारे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, जिससे मुझे पता चल जाए कि मैंने कौन सा क्वेश्चन कराया है, नहीं तो मैं फिर लिखवा कर भूल जाऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन कराया है। ठीक है, तो हमने कहा पहला क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। क्या रहा है? कैलकुलेट एक्स फॉर मीन फॉर द फॉलोइंग डाटा बाय डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप। अभी तक हमने डायरेक्ट सीखा है, तो डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड से हम इसको कैलकुलेट करते हैं दोस्तों। तो ये रहा डायरेक्ट मेथड से। हमने सबसे पहले कहा कि बताओ हमारे पास x क्या है, हमारे पास x क्या है? 70, 65, 55, 75, 70, 65, 55, 75, 80, 85, 75, 80, 85 और 65, 70, 95, 65, 70 और 95। ठीक है, ये आपके पास नंबर है। पहला तरीका डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड से मीन निकालना है। ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है दोस्तों, अच्छा डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला, मैंने कहा मीन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सम ऑफ दी ऑब्जर्वेशन, जितने भी नंबर है सबको जोड़ दो, डिवाइडेड बाय n, n फॉर नंबर ऑफ दी ऑब्जर्वेशन। तो हमने कहा सबको जोड़ेंगे तो क्या होगा? 70, 65, 55, 75, 80, 85, 65, 70 और 95 डिवाइडेड बाय कितने नंबर है जरा गिनना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर है टोटल। एक बार चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है दोस्तों। अब इसका जो क्या निकलेगा? मीन निकल जाएगा। तो मीन कैसे निकलेगा दोस्तों? डायरेक्ट मेथड से इसको डिवाइड कर देंगे, आपके पास क्या आ गया? मीन। दोस्तों इसका टोटल आया 660 डिवाइडेड बाय 90,
973.33 आपके पास क्या आ गया, मीन आ गया सर। यही आपके पास क्या है, मीन। अब ये क्या सोच रहा है, एक स्टूडेंट के मार्क्स 73.33 आ सकते हैं, पर कभी ज्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। तो होपफुल आपको ये डायरेक्ट मेथड समझ में आ गया होगा। सबसे पहले एक बात हमेशा याद रखना, ध्यान सुनना कि दोस्तों आपको एक कॉपी बनानी है, और जो जो क्वेश्चन मैं एक इस सीट में कराऊं, क्वेश्चन सीट्स, ठीक है, आंसर सीट लिख दूं उसको मैं, एक्सरसाइज सीट, एक्सरसाइज सीट का सारे आंसर मैं इसमें लिखूंगा। आपको एक कॉपी बनानी है जिसमें सारे कॉन्सेप्ट वाली कॉपी में नहीं करना आपको, मैंने आपको पहले कहा था क्वेश्चन की कॉपी अलग बनानी है, और आपको लाइन वाली से क्वेश्चन करने हैं जैसे मैं कहूंगा, ठीक है। मैं भी सीट में करूंगा क्वेश्चन, आपको भी एक अलग कॉपी बनानी है उसमें करना, और मैं दूसरी सीट निकाल रहा हूं, और उसके अंदर आपके पास जो मेन वाली सीट थी वो मैं निकाल दे रहा हूं दोस्तों, ये लो। तो मैंने यहाँ पर आपको समझाया कुछ एग्जाम्पल और एक डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन भी करवाया, वो भी अपना स्टडी मटेरियल का सिंपल क्वेश्चन था। मुझे पता है आपको बोरियत लग रही होगी, बट सर ये बोरियत, आज की बोरियत अगर आप झेल लोगे तो आगे जाकर आपको बहुत अच्छा लगेगा सर क्वेश्चन करने में, और आपके अच्छे नंबर आएंगे, एक गारंटी दे रहा हूं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं और आगे हमें सीखते हैं कि कौन सा मेथड सीखेंगे दोस्तों। इंडिविजुअल का डायरेक्ट हो चुका है और हमें सीखना है आप इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हम इंडिविजुअल का कौन सा मेथड सीखना है, दूसरा इनडायरेक्ट मेथड, इसको हम प्यार से शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं। हेडिंग डालेंगे इनडायरेक्ट मेथड, जिसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्टकट मेथड। ठीक है दोस्तों, इनडायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, एक ही नाम है, एक ही तरीका है इनका सीखने का, ठीक है। क्या होता है, आओ सीखते हैं दोस्तों। इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला देखते हैं, हाँ समझना। मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन में एन, ए प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन में एन, वेयर, लिखे मेरे साथ, वेयर एक्स के ऊपर बार का नाम है मीन, ए आपको डिनोट कर रहा है एज्यूम मीन से। सर ये लिखते चले साथ साथ क्योंकि आगे जाकर आपको काम आएगा। एज्यूम मीन, सिग्मा डी एस, उससे पहले मैं एन लिख देता हूं। एन आपके पास क्या होगा, नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, एन आपके पास क्या होगा, नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और सर dx क्या है, dx निकालने के बाद उसका सम कर देंगे सर। तो dx जैसे निकलेगा आप क्या कर दोगे दोस्तों, उसका सम कर दोगे तो ऑटोमेटिकली क्या निकल जाएगा आपके पास, सिग्मा dx निकल जाएगा दोस्तों। ये बात समझ में आ रही है आपको, हाँ जी सर ये समझ में आ रहा है हमें, एक मिनट रुक जाइए आप, हाँ। तो सर इसके बाद हमें क्या करना है, dx कैसे निकालनी है, dx निकालने के लिए हमें चाहिए x, मीन नहीं दोस्तों, x माइनस एज्यूम मीन। dx निकालने के लिए क्या चाहिए दोस्तों, x माइनस एज्यूम मीन। सर देखो मेथड चेंज करने से आंसर चेंज नहीं होता, आपको मैं दिखाता हूं। सर ये मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे है। अब मेरा वही एग्जांपल लेंगे, ये एग्जांपल आपको कंसेप्ट की कॉपी में ही उतारना है। मैंने एग्जांपल दिया था आपको, मैंने कहा था ये x है मेरे पे, x मैंने ऊपर दिया था आपको, मैं दोबारा लिख देता हूं एक बार, 70 75 40 45 80 है ना, यही था ना, 70 75 40 45 80, ठीक है दोस्तों। ये मेरा एग्जांपल है। अब आपके पास फॉर्मूला क्या है, ये क्वेश्चन था। अब मेरे को सबसे पहले तो यहां पर आप ऐसे लिखना पड़ेगा x, और इसको बनाना पड़ेगा आप वर्टिकल फॉर्म में। सर मेरा है 70 75 40 45 और 80, 45 और 80, ये हो गया मेरा x। इसके बाद आपको एक एज्यूम मीन सेलेक्ट करना है। एज्यूम मीन का मतलब होता है दोस्तों, आपने कोई भी एक बीच का नंबर ले लिया, आप कुछ भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। हमेशा जब भी आप एज्यूम मीन लेट करेंगे, लेट एज्यूम मीन ए, तो हमेशा ऐसा नंबर लेट करे जो आसपास हो, बीच में हो, मिडल में हो। जैसे कि मैंने कहा पहले तो इस नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में लिखो दोस्तों, एक तरीका है करने का। देखो मैं आपको बताता हूं, आपको एक नंबर है, जब कोई दे देखिए, इसको आप लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे पहले तो आपके पास 40 हुआ, 45 40 45
फिर 70, 75 और 80। ठीक है दोस्तों, ये अपने असेंडिंग। अब ए आपका नंबर है, ऐसे चीज देखो जो बीच में एकदम 70, तो मैंने कहा 70 क्योंकि 2 ऊपर है 2 नीचे। अगर ये इवन नंबर होता 3 ऊपर 3 नीचे तो सर ले सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा इधर एक और नंबर होता 77, तो सर या तो ये ले लो या तो ये ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आप अगर 40 भी लोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों, बट अगर ये लोगे तो ज्यादा का डिफरेंस यहाँ आएगा, बस ये है। तो सर आप क्या ले, कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ भी ले लो सर। हाँ, अब आपको क्या निकालना है दोस्तों, उसके बाद आपको निकालना है, देखो फॉर्मूला क्या है हमारा मीन निकालने का फॉर्मूला दिया, ध्यान समझना। मीन निकालने का फॉर्मूला है, जो हमारा फॉर्मूला उस हिसाब से चलेंगे, ए प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन में एन, यही है फॉर्मूला। ठीक है, एन आपके पास कितना आ गया, आपको पता है एन आपके पास कितना है 1 2 3 4 5, तो एन आपके पास कितना है दोस्तों 5 है। ये हमने लेट नहीं करा, ये हमें गिवन है, ये एन हमें गिवन है। कैसे निकाला, 1 2 3 4 5 गिन लिया एक्स को, एम हो गया, एन हो गया। सर अब डीएस कैसे निकालेंगे, तो डीएस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू एक्स, ये वाला एक्स माइनस एज्यूम मीन जो आपने लेट करा था। तो क्या निकल आएगा दोस्तों, डीएस निकल आएगा। तो क्या होता है दोस्तों, ये 40, एज्यूम मीन क्या माना था 70, अच्छा, और आपके पास 45, एज्यूम मीन क्या माना था 70, 70 एज्यूम मीन क्या माना था 70, 75 एज्यूम मीन क्या माना 70, 80 एज्यूम मीन क्या माना 70। ठीक है दोस्तों, यहां समझ में आया आपको। दोस्तों आगे हम इसको माइनस करते हैं, 40 में 70 करेंगे तो -30। सर ये तो माइनस में आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, माइनस में आ गया, माइनस में ही करो, टोटल भी माइनस में कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखो आंसर सेम आएगा आपका, ये -25 हो गया, ये 0 हो गया, ये 5 बचा प्लस का, और यहाँ पर हो गया 10 प्लस का। सर इसका टोटल कर देता हूं मैं, इसका टोटल क्या आ रहा है दोस्तों, अच्छा 30 और 25 55 हो गए, 55 में से 15 गए तो -40 आया दोस्तों। कितना आया, -40, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। तो मैंने क्या लिखा, ये dx हो गया, और dx का मैंने जब सम करा सर सिग्मा dx आ गया मेरा, क्या मेरा सिग्मा dx आ गया, हाँ जी सर। कैसा आया, मैंने सबको प्लस कर दिया और सबको प्लस करने का मेरा -40 आया। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसमें यहाँ पर पुट कर दूंगा वैल्यू। देखो ए मैंने क्या एज्यूम इन लाट करा था 10 प्लस सिग्मा dx मैंने कहा -40, और n मेरा है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है, टोटल मेरे x कितने हैं 5। अब मैंने एलसीएम लिया दोस्तों, तो 70 मल्टीप्लाई बाय 5, एलसीएम लेके इधर भेज दिया 5 को, नीचे एलसीएम आया 5 -40, प्लस माइनस क्या हो गया दोस्तों, माइनस हो गया। ठीक है दोस्तों, यहां तक जिनके पास मैथ भी नहीं है उनको बहुत आसानी से समझ में आएगा ये। दूसरा 7 5 35 350 हो गया, और प्लस माइनस क्या हो गया दोस्तों, माइनस मैंने माइनस लिख दिया, -40 डिवाइडेड बाय 5 है ना एलसीएम में, ये आ गया 310 डिवाइडेड बाय 5, और यही तो मेरा आंसर आ रहा था पहले भी 62। 310 डिवाइडेड बाय 5 भी तो आ रहा था दोस्तों, चेक करें एक बार, यहाँ देखो 310 डिवाइडेड बाय 5, ये देखो दोस्तों 62 ये आया मेरा। तो सर मैं आपको बता दूं, मेथड चेंज करने से आंसर में चेंजमेंट नहीं आता दोस्तों, मेथड चेंज करने से आंसर चेंज नहीं आता। ठीक है, अच्छा एक बात मैं आपको और बता दूं दोस्तों, अब जो क्लासेस होगी वो थोड़ी लंबी हुआ करेगी, क्योंकि हमें कोर्स एकदम टाइम पे कंप्लीट करना है, जिससे हमें रिवीजन कर सके। दूसरा, अब पहले 1 घंटे 45 मिनट की होती थी, अब 1.5 घंटा होगी। ठीक है, तो उस हिसाब से आप अपना शेड्यूल बनाइए जरूर। अच्छा दोस्तों, मैं आपके लिए ले आया वही वाला क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन से अब मुझे आप क्या निकाल के दिखाओगे, अब मुझे आप जो निकाल के दिखाओगे वो होगा डायरेक्ट मेथड, तो निकाल दिया था, अब इनडायरेक्ट मेथड से करेंगे क्वेश्चन। अच्छा, इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, और शायद अब आप कर दोगे, क्योंकि मैंने इसके यहाँ पर आपको एक एग्जांपल भी बताया। क्या ये आप खुद कर लोगे या मैं कराऊं, बताओ। सर ये खुद कर लेंगे क्योंकि सिंपल है। अगर आपको नहीं समझ में आया तुरंत मुझे मैसेज करिए कि सर हमें समझ नहीं आया। ठीक है दोस्तों, अच्छा तो ये आपको खुद करना है होमवर्क में। और तीसरा भी कौन सा मेथड था, स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड भी आपको खुद ही करना है होमवर्क में, बट उससे पहले मैं इसको कॉन्सेप्ट आपको समझा दूंगा तभी होमवर्क में। ठीक है दोस्तों, क्या आप खुद करके दिखाओगे और मुझे अगली क्लास में आंसर बताओगे, और आंसर मैं यहां पर आपका अभी बता देता हूं आंसर क्या होगा।
नहीं, आप ही बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। आंसर एकदम जो भी होगा वो बिल्कुल सही करोगे आप, गारंटेड। ठीक है, तो आंसर जो भी होगा वो आपका सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, हाँ जी। चलो दोस्तों, मैं आंसर ही बता देता हूं, और आंसर क्या आना चाहिए बताना जरा मुझे। 73.33। और इधर भी आंसर क्या आना चाहिए दोस्तों, 73.33। और मैंने आपको ये समझाया, मेथड चेंज करने से आंसर चेंज नहीं होता दोस्तों। आंसर मेन एक ही तो निकलेगा, जब सीरीज ही एक ही है तो आंसर भी एक ही निकलना चाहिए। अगर आपका आंसर ये नहीं आया तो आप मुझे मैसेज करना, अगर आ गया तो नहीं करना। ठीक है, मैं समझ लूंगा कि आपको ये आंसर आ गया है। जब नहीं आएगा तब आप मुझसे मैसेज में पूछना। ठीक है दोस्तों, तो स्टेप नंबर, अब स्टेप डिवीजन सीख लेते हैं। स्टेप डिवीजन सीख लेते हैं, उसके लिए मेरे को चेंज करना पड़ेगा। लो दोस्तों, तो मैं आपसे यहां पर आ गया, मेरा आंसर वही आया, सेम। ठीक है, अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं और आगे मेथड सीखते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड। अच्छा, तीसरा मेथड हमारा क्या था सर, पता अभी क्या चल रहा है, सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज। अभी डिस्क्रीट सीरीज सीखनी है, फिर उसके मेथड सीखने हैं, फिर और कंटिन्यूअस सीखने, फिर उसके मेथड सीखने हैं। ठीक है, तो अभी स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। चीजें आराम सीख रहे हैं, जल्दी से होमवर्क भी दूंगा अभी मैं इस क्लास के बाद आपको, क्योंकि अब आपको बहुत सारे क्वेश्चन खुद से करके लाने हैं होमवर्क। ठीक है, स्टेप डिवीजन मेथड का हम एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला में और स्टेप डिवीजन और उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मैं आपको दिखाऊंगा। देखना, आपने क्या करा, आपके पास जो फॉर्मूला है वो है मीन इज इक्वल टू ए एज्यूम मीन प्लस सिग्मा डी एक्स डैश। दोस्तों डी एस डैश का मतलब क्या है वो भी समझाऊंगा आपको, अपॉन में एन मल्टीप्लाई बाई आई। आई क्या है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, वेयर लिखकर इनके टर्म्स लिख लेते हैं। अब ए फॉर आपको पता ही है क्या होगा, एज्यूम मीन, ए फॉर एज्यूम मीन दोस्तों। दूसरा आपके पास है एन, एन नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। एन क्या होगा दोस्तों, नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। और आपके पास डी एक्स आई। ठीक है, ध्यान समझना डी एक्स कैसे निकलेंगे, डी एक्स आई नहीं डैश, डी एक्स डैश। और डी एक्स डैश निकालने के लिए आपको चाहिए एक्स माइनस ए अपॉन में आई। तो आई क्या है दोस्तों, कॉमन गैप, कॉमन गैप। ठीक है, अच्छा कैसे निकलेंगे ध्यान सुनो। तो दोस्तों आई का मतलब जो है कॉमन गैप है, बट क्योंकि ये इंडिविजुअल सीरीज है, इसके अंदर कंटिन्यूअस सीरीज जैसा कॉमन गैप नहीं हो सकता, इसलिए हम इसको ना यहां से काटेंगे। कॉमन गैप लिखकर कॉमन को काटना, पहले कॉमन गैप लिखना फिर कॉमन को काट के लिखना, क्योंकि ये इंडिविजुअल सीरीज होती है दोस्तों, इसमें कॉमन गैप वगैरह कुछ नहीं होता, इसलिए इसको बोलेंगे गैप। और गैप कैसे निकलेंगे, एज्यूम करेंगे। ये भी क्या करेंगे दोस्तों, एज्यूम्ड बाय ऑन, खुद ही एज्यूम करेंगे, एक एनालाइज करके एज्यूम करेंगे कि भाई क्या हो सकता है था गैप। ठीक है, अच्छा अब वही एग्जांपल, मेरा एग्जांपल ले लेते हैं और उससे सीखते हैं। अब ध्यान समझना, मैं आप कर रहा हूं स्टेप डिवीजन और स्टेप डिवीजन मेथड और इनडायरेक्ट मेथड में कोई डिफरेंस नहीं है, बेवकूफ बनाया गया है हमें, फॉर्मूले को चेंज करा और बेवकूफ बना दिया। ध्यान से समझना, मैंने कहा था आपके पास एक्स गिवन है 70, 75, 40 और 45 और यहाँ पर 80, यही था हमारे पास। एक बार नजर देख लेते हैं ऊपर, 40, 45, 70, 75, 80। ठीक है दोस्तों, ये जो प्रॉपर नोट्स मैं आपको बना रहा हूँ ये आपकी कॉपी में होना चाहिए, अच्छे से काम आएगा आपको बहुत ज्यादा आगे। ठीक है, अच्छा 70, 75, 40, 45, 80। अब हमने कहा एक्स दोबारा लिख लेते हैं, एक्स कैसे लिखते हैं, 70, 75। अच्छा क्या पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, वो सही रहेगा। बताओ दोस्तों, 40, 45, 70, 75 और 80, ये हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर में। अच्छा हम क्या निकालेंगे, डीएक्स। डीएक्स कैसे निकाला था, एक्स माइनस ए, और डायरेक्ट हम क्या निकाल सकते हैं, डीएस डैश। अब डीएस डैश निकालने के लिए एक्स माइनस ए अपॉन में आई, तो क्या होगा 40। सबसे पहले ए लेट करना पड़ेगा, तो मैं लेट कर लेता हूं आई और ए। तो लेट ए एक एज्यूम मीन मान लिया, वही मान लो 70, और आई जो मान लेता हूं वो गैप है। अब देखो दोनों का क्या क्या
40 से 45 5 का गैप है, और 5 से भी 70 ज्यादा गैप है, फिर और ज्यादा 5 का गैप है, फिर और ज्यादा है। तो सर ज्यादा मुझे दिख रहा है 5 है, 10 भी मान सकते हो, 15 ही मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं पड़ेगा फर्क। ठीक है दोस्तों, मैंने लेट कर लिया 5, 10 मान ले, चलो 10 मान लेते हैं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा नहीं 5 ही मानेंगे, ज्यादा अच्छा कि पॉइंट में आ जाएगा आंसर। देखना आप बताओ, ये मैंने माना 70, सेम 40 माइनस 70 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। फिर 45 माइनस 70 डिवाइडेड बाई 5, आगे 70 माइनस 70 डिवाइडेड बाई 5, 75 माइनस 70 डिवाइडेड बाई 5, है ना, 80 माइनस 70 डिवाइडेड बाई 5। अच्छा ये तो 40 में 70 गया, माइनस 30 बचा, और माइनस 30 डिवाइडेड बाई 5, 6 जो 30 माइनस 6 आया, ठीक है। अब मैंने कहा 45 माइनस 70 25 आया, तो माइनस 5 आया होगा, 25 डिवाइड बाई 5, ये 0 आया। यहाँ पर देखो 5 बचा, जब मैंने कहा था 10 मत लो क्योंकि 0.5 आ जाता। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस का, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 है तो 2 आ जाएगा। तो मैंने कहा टोटल बता दो कितना आया, तो टोटल आया 6 और 5 11, 11 में से 1 गए 10, 10 में से 2 गए 8, तो -8 इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ। फॉर्मूला क्या था दोस्तों मेरा, ध्यान देखना, फॉर्मूले को कैसे पागल बनाया गया है हमारे को, सिग्मा डी एक्स डैश अपॉन में एन इनटू आई। ठीक है दोस्तों, उस वाले क्वेश्चन के अंदर डीएक्स था सिर्फ, इस वाले में डीएक्स डैश है, और डैश करके मल्टीप्लाई बाय आई भी करना है। अच्छा ध्यान देना, ये आपके पास क्या था 70, एज्यूमिंग ऊपर लट करा हुआ है, डीएक्स डैश हमने क्या निकाला -8, और एन कितना है, एन कितना है दोस्तों 5, और आई कितना माना था हमने 5। अब बता क्या करा हमने, ध्यान से देखो, इन्होंने फॉर्मूले पता क्या करा, देखो देखो आप देखो, इन्होंने पहले आई से डिवाइड करा, इन्होंने पहले क्या करा आई से डिवाइड करा, डिवाइड करके मतलब इन्होंने सारी चीज को 5 से डिवाइड कर दिया, और एंड में आके 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो सर एक ही तो चीज है, ऊपर हमने क्या करा देख रहा हूं, अब इसको सॉल्व करना जरा, यही नहीं आएगा क्या, 70 प्लस 8 5 जा 40 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 5, वही नहीं आ गया ऊपर जो पहले निकाला था, ये देखो यही तो आ गया। तो इसमें क्या करा भाई, इसमें डीएस निकालते टाइम ध्यान देना, इधर 30 निकाला था, 30 को जब 5 से हर एक को 5 से डिवाइड करा तो कितना आ गया 8, फिर 8 को एंड में जाकर फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 40। सर बेवकूफ बनाया है हमें, ठीक है। कोई भाई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन के हिसाब से करना ही पड़ेगा। आप बताओ कितना आ जाएगा, 310 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 62। हमारे पास क्या आ गया, तो कैसे करना है, आई क्या है, आई है गैप, और गैप आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। हाँ 5 10 15 हिसाब से ले लोगे। आपके बाद -6 कैसा आया समझ में आया, क्योंकि हमने 30 लिखा था, 5 से सबको डिवाइड करा, और एंड में 8 को जाकर यहाँ जाके मल्टीप्लाई कर दिया, वापस 40 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, ये यहाँ पर हमारा सबसे पहले हमारा क्या कंप्लीट हुआ आज की क्लास के अंदर। आज की क्लास के अंदर मैं आपको होमवर्क दूंगा सबसे पहले, और होमवर्क से पहले आपको ये वाला होमवर्क करना है, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये अभी मीडियन की पहली क्लास है, इसलिए मैंने आज 1 घंटा ही पढ़ा रहा हूँ, 55 मिनट्स की। अगली क्लास से 1.5 घंटा होगी, क्योंकि आज मैंने बताया आपको। ठीक है, होमवर्क सुनेंगे दोस्तों आप अपना, पहले तो ये होमवर्क में ये करके लाना है आपको। दूसरा होमवर्क ये है, ज्यादा नहीं है, एग्जाम्पल 1 खुद ही करेंगे सर, मैं अगली क्लास में नहीं कराऊंगा इसको, क्योंकि आप देखो एग्जाम्पल 1 करने लायक कुछ है नहीं चीजें, मैं बस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपको लिखवा के कराऊंगा, एग्जाम्पल आपको खुद ही करना, क्योंकि सोल्यूशन होता है जो मुझे लगेगा कि आपसे नहीं हो पाएगा, मुझे पता चल जाएगा क्या नहीं होगा वो आप, पर एग्जाम्पल नंबर 1 आप जरूर करोगे। एग्जाम्पल मतलब इलस्ट्रेशन नंबर 1 आपको होमवर्क में है दोस्तों, वो आपको करके लाना है। ठीक है, और क्वेश्चन ये वाला जो दूसरा क्वेश्चन है ना दोस्तों, ये भी नहीं होगा, ये अगले क्लास के अंदर हम इसको भी कंप्लीट कर देंगे। हम 3 से 4 क्लास के अंदर अपना मीन खत्म कर देंगे दोस्तों, टेंशन मत लेना, अच्छे से पढ़ो, बड़े से पढ़ो। मुझे पता है आज की क्लास थोड़ी बोरियत रही, पर समझना, क्वेश्चन भी हुए, थोड़ा मजा भी आया। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही दोस्तों, थैंक यू। अगली क्लास से 1.5 घंटे की क्लास हुआ करेगी, और अच्छे से करेंगे। थैंक यू।